नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष मानविकी भाषा, ललित कला तथा विशेषण लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसकी पहली का मैंने जिक्र पहली वीडियो में कर दिया था। आज इसकी दूसरी भाग की ओर या दूसरे भाग की ओर हम लोग बात करेंगे। यह है आपका BHDF 101 में वाचन और विविध विषय के आधार पर इसकी जो गणना की गई है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें मैंने पहले आप लोगों को एक तरह से भारत की जो ललित कला है उसके बारे में जिक्र किया था। आज इसका दूसरे भाग की ओर हम लोग जा रहे हैं, जिसमें भारतीय कला का विकास, स्थापत्य कला, आरंभ, प्रारंभ और विकास पर साथ ही साथ इसमें अलग अलग आधार पर, जैसे मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला के आधार पर प्राचीन जो संस्कृति है, सभ्यता है, और उसमें किस तरह से अवशेष या रंगों का रूप या महत्व बताया गया है उसके बारे में आज बात करने जा रही हूँ। जिसमें पहले हम बात करते हैं भारतीय कला का विकास। देखते हैं भारतीय संस्कृति में कला का जो महत्व है वह प्राचीन काल से लेकर हम देखते हैं आज तक ज्यों का त्यों बना हुआ दिखाई देता है। और हम देखते हैं कि पहले इसकी महत्ता बहुत ही उच्चतम स्तर पर आकी जाती थी। जैसे हम स्थापत्य कला की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका जो आरंभ है वह कैसे हुआ। हम देखते हैं कि भारतीय कला का जो विकास है वह प्राचीन आधार पर एक तरह से दिखाई देता है। जब हम बात करते हैं कि अलग अलग प्रकार से जो हम चित्र देखते हैं या छाया चित्र देखते हैं तो उसमें किस तरह की कलाकृतियां बनी हुई दिखाई देती है। हम देखते हैं अजंता, एलोरा की अगर आप गुफाएं देखें तो उसमें अनेक प्रकार के या नक्काशी एक तरह से दीवारों पर दिखाई देती है। इसमें हम देखते हैं कि सर्वप्रथम, हम पूरे इतिहास को तो यहाँ पर नहीं बताने जा रहे हैं, पर इसका जो पूर्ण रूप है वह कहीं ना कहीं प्राचीन सभ्यता से एक तरह से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। स्थापत्य कला, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में स्थापत्य कला के जो छाया चित्र है वह देखे जा सकते हैं। इसमें उसकी भव्यता देखते ही बनती है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम इन चित्रों को देखते हैं तो इन चित्रों में हर तरह की जानकारी उस समय के शिल्पकारों ने एक तरह से दीवारों में गुदवा कर प्रयास किया है। साथ ही साथ इसमें पूर्ण इतिहास को दर्शाते हुए भी दिखाई दिए हैं। चित्र कला के साथ साथ हम देखते हैं कि शिल्पकारों ने इसके आधार पर महत्वपूर्ण जानकारी भी भाषा के आधार पर वहां पर एक तरह से लिखी हुई दिखाई दी है। उस समय के घर का वर्णन करें तो 2 मंजिला मकान एक तरह से हुआ करते थे। रहने, सोने और अन्य चीजों के लिए अलग अलग कमरे हुआ करते थे। तालाब, दुर्ग, किले, महल आदि का एक तरह से वर्णन हमें देखने को मिलता है। जितने भी हम भव्य एक तरह से भवन देखते हैं, महल देखते हैं, तो उसमें इस तरह की अभिव्यक्ति के लिए अलग अलग कमरों का निर्माण किया गया है। तो उस भव्यता को देखते ही बनता हुआ दिखाई देता है। इसमें हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद स्थापत्य जो मंदिर है उनका भी विशेष रूप से महत्व दिखाई देता है। हम अगर मंदिर की बात करते हैं तो हम देखते हैं मंदिरों का जिक्र मैंने आप लोगों को कल भी एक तरह से बताने का प्रयास किया था कि हमारे जो मंदिर है उसमें किस तरह की अभिव्यक्ति को एक तरह से महत्व दिया गया है। और इन मंदिरों में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से भावों के आधार पर, आस्था के आधार पर उसका जो रूप है वह एक तरह से महत्व या उसका हम कहें आकार है, विकार है, वह भी देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि जो ये हड़प्पा सभ्यता में जो उत्कृष्ट स्थापत्य कला के जो हमें उदाहरण मिलते हैं, जिसमें मंदिर है, स्तंभ है, स्तूप है, मकबरे हैं, मस्जिद है आदि का चित्रण हमें देखने को मिलता है। क्योंकि भारतीय स्थापत्य कला का ये एक सर्वोत्तम हम कहें कि मंदिरों के रूप में निर्माण
हुआ है, जिसमें हम बड़े बड़े मंदिरों के दर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे आप लोगों ने मीनाक्षी मंदिर या कोणार्क का सूर्य मंदिर या जैन धर्म के मंदिरों को देखा होगा, तो उसमें अलग अलग प्रकार की जो नक्काशी है या हम कहें भव्यता है, वह देखने को मिलती है। इसका हम साक्षात उदाहरण अक्षरधाम मंदिर को भी देख सकते हैं आज के आधुनिक परिवेश में, जो कि आपके अलग अलग आधारों को एक तरह से अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देता है, जिसमें हम देखते हैं कि भारत में अनेक प्रकार की जो मंदिर है, उसमें भी तीन प्रकार से उसे एक तरह से विभक्त किया गया है: नागर, द्रविड़, और हम देखते हैं कि वेसर शैली में इसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। नागर शैली, हम देखते हैं कि नागर शैली की अगर हम बात करें तो उसमें अनेक विशेषताओं का जो रूप है वह हमें देखने को मिलता है। जैसे इसकी जो हम कहें कि एक तरह से नींव रखी गई, वह 900 ईस्वी से लेकर 1300 तक इसका जो आधार है मंदिरों का, वह बना हुआ दिखाई देता है। जिसमें हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो कांगड़ा या हम कहें कुल्लू, या हम देखते हैं कि आदि में इसकी भव्यता और सौंदर्यता और विशालकाय का रूप देखा जा सकता है। द्राविड़ शैली से यहाँ तात्पर्य है जो इसका आधार स्पष्ट हुआ है, इसकी नींव रखी गई है, वह 7वीं सदी में रखी गई है। इसमें हम देखते हैं कांजीवरम शैली के महत्वपूर्ण जो आधार है, उसका हमें दर्शन देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि इस शैली में मंदिरों में जो आंगन है, और आंगन से यहाँ तात्पर्य है जो वरांडा है या मुख्य द्वार पर, जिसे हम देखते हैं कि गोपुरम कहते हैं, कि कितना ऊंचा होना चाहिए, कितनी हवा, या हम देखते हैं कि दर्शन के आधार पर उसका निर्माण हम करते हुए दिखाई देते हैं। तो उस रूप में हम उसकी भव्यता, उसकी वास्तुकला या उसकी वास्तुशिल्पता को देखते हुए दिखाई देते हैं। और हम इसमें ये भी देखते हैं कि जो ये मंदिर है, वह किस तरह से अपनी श्रृंखला को एक तरह से अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सारनाथ और सांची के बौद्ध स्तूप भी हमें देखे जा सकते हैं। यहाँ स्तूप से यहाँ तात्पर्य है कि एक तरह से चीजों को रखने के लिए हम जो आला या टीला या ढेर आदि का निर्माण करते हुए दिखाई देते हैं। इसमें बताया गया है कि बौद्ध धर्म में वास्तु शिल्प के आधार पर इसकी जो महत्ता है वह देखते ही हुए बनती है। जैसे कि आप ताजमहल आप देखने को गए हैं, तो आप देखिए कि ताजमहल में हम देखते हैं कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज को रखने के लिए एक तरह से हम बात करें तो स्तूप बनाया गया है, वहां पर उनको रखा गया। इसी तरह से बौद्ध धर्म में हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो अस्थियां है वह रखी हुई दिखाई देती हैं। तो इस रूप में हम देखते हैं कि इसका आधार व्यक्त होते हुए दिखाई देता है। साथ ही साथ हम बात करें कि मुसलमानों ने स्थापत्य कला में भी महत्वपूर्ण एक तरह से भूमिका निभाई है। ताजमहल, अभी मैंने उदाहरण आपको दिया, लाल किला, फतेहपुर सीकरी और उसका बुलंद दरवाजा, दिल्ली की कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद आदि इसके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जीवन में किस तरह से स्थापत्य कला का जो प्रारंभ है और विकास है, वह समय अनुसार बढ़ता घटता दोनों रूपों में गया है। दूसरा है मूर्ति कला। हम देखते हैं कि मूर्ति कला का जो एक तरह से महत्व है, वह कहीं ना कहीं मौर्य काल से ही आरंभ होते हुए दिखाई देता है। यानी कि 1 सदी से लेकर 300 ईस्वी तक हम देखते हैं कि जो मूर्ति कला की जो भव्यता है वह हमें देखने को मिलती है। और मूर्ति कला का जो विकास है वह कहीं ना कहीं सामाजिक जीवन में आनंद और उल्लास को एक तरह से बरकरार रखते हुए दिखाई देता है। इसमें हम देखते हैं कि जो महात्मा बुद्ध है, गांधार प्रदेश की प्रतीक का वहां पर एक तरह से रूप प्रस्तुत किया गया है। मूर्ति कला में हम देखते हैं कि सिक्के के द्वारा चिन्ह को एक तरह से झंडे में भी हम देख सकते हैं। जैसे
हम देखते हैं कि जो हमारे सिक्का है उसमें हम देखते हैं कि चक्र बना हुआ है, वही चक्र हम देखते हैं अशोक चक्र, और कहीं ना कहीं हमारे झंडे में भी एक तरह से हमें दिखाई देता है, और उसकी महत्ता देखते हुए ही बनती हुई दिखाई देते हैं। भारत में मूर्तियों को जो पूजने का जो रूप है वह आज से नहीं है, प्राचीन काल से ही एक तरह से दिखाई देता है, और इसमें हम देखते हैं भक्ति काल में इसकी महत्ता देखते हुए ही बनती है, जिसमें वैष्णवी भक्ति का जो प्रचार प्रसार है वह बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 11वीं से 12वीं शताब्दी में हम देखते हैं मूर्ति कला का जो विकास है वह उत्तर भारत में एक तरह से रुक सा गया था, पर दक्षिण भारत में इसकी जो महत्ता है, तीव्रता है या विकास है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए दिखाई देता है। आज हम देखते हैं कि इसके विकास में पूर्ण रूप से अलग अलग आधारों पर मूर्ति कला का एक तरह से वर्णन होते हुए दिखाई देता है। जैसे शिव नटराज, अगर हम नटराज की मूर्ति कहें तो उसमें शिव का जो है नृत्य भी एक तरह से हमें देखते हुए दिखाई देता है। तीसरा है इसमें चित्रकला। चित्रकला से यहाँ तात्पर्य है चित्रों के माध्यम से आकृति अभिव्यक्ति को बताया गया, यानी कि रंगों और ब्रश के माध्यम से इसकी महत्ता बताई गई है। इसमें अनगिनत उदाहरण आपकी किताब के माध्यम से लिए गए हैं, जैसे अजंता शैली है, गुजरात शैली है, मुगल शैली है, राजपूत शैली है, दक्षिणी आधुनिक शैली आदि का प्रयोग इसमें किया है। अजंता से यहाँ तात्पर्य है जो भित्ति चित्र है दीवारों पर, एक तरह से जैसे बुद्ध के जीवन के रूप में बताया गया है, निजिया जातक कथाओं के द्वारा चित्रों का जो वर्णन है वह हमें देखने को मिलता है। उसी तरह से हम बात करें गुजरात शैली में, तो इसमें हम देखते हैं कि जैन शैली का एक तरह से कल्प सूत्रों का वर्णन लघु चित्रों के माध्यम से दर्शाया। मुगल शैली की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं 16वीं सदी में जो आपके औरंगजेब है ने अलग अलग प्रकार से इस कला को एक तरह से निखारने का प्रयास किया है, और विशेष महत्ता इसकी देखते हुए बनती हुई दिखाई देती है। इसमें हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से चित्रकारी शिल्पकारी का प्रयोग चित्रकला के माध्यम से किया गया है। राजपूत शैली में हम देखते हैं लिपिकारिता का विशेष महत्व देखा जा सकता है, जिसमें रजवाड़ों ने 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक जो चित्र है वह देखे जा सकते हैं, और इसमें मुगलों का जो प्रभाव है वह शैलियों के माध्यम से प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। संगीत कला, संगीत कला से यहाँ पर तात्पर्य है, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर ध्वनियों और लय का जो सामंजस्य है वह देखते हुए ही बनता है। हम देखते हैं प्राचीन काल से लेकर अब तक संगीत कला का जो महत्व है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया है, जिसमें हम अनेक प्रकार से जैसे राग है, स्वर है, ताल है, वाद्य यंत्र है, भाव और अर्थ, विभिन्न रागों में हम मुस्लिम संगीत कला को एक तरह से देखते हुए दिखाई देते हैं, और इसी में शास्त्रीय संगीत का भी एक तरह से महत्व बनते हुए दिखाई देता है। काव्य कला, हम देखते हैं कि काव्य कला का जो प्रयोग है वह आज से नहीं है, प्राचीन काल से ही दिखाई देता है, जिसमें हम प्राचीन ग्रंथों में ऋग्वेद की बात करें तो उसमें अनेक प्रकार की ऋचाएं हैं, और उन ऋचाओं के माध्यम से उसका उल्लेख किया गया है कि भारतीय परिवेश में हम किस तरह से अपने सुख दुख या अनेक प्रकार के मनोग्रंथियों से हम जूझते हुए दिखाई देते हैं, और उसका कल्पना के आधार पर हम गायन के माध्यम से या कविता के माध्यम से या पद्य के माध्यम से या हम ये कहें कि मुक्तक दोहे या चौपाई या कुंडलियों के माध्यम से उसका प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। और इसमें हम देखते हैं काव्य कला में भाषा का जो महत्व है वह देखते हुए दिखाई देता है। संस्कृत भाषा में हम देखते हैं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में अनेक प्रकार के साहित्य की एक तरह से रचना की गई है, और वह कहीं ना कहीं हम जब आज के परिवेश में उसे पढ़ते हुए दिखाई देते हैं तो उसका महत्व हमें एक तरह से दिखाई देता है। और इसमें हम बात करें काव्य कला में तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका नाट्यशाला ने एक तरह से निभाई है, और नाट्यशाला से यहाँ तात्पर्य है कि इसमें नाट्य के रूप में अनेक प्रकार की अभिव्यक्तियों का जो मनोरूप
या मनोहारी रूप या अद्भुत रूप पात्रों ने अपने अभिनय के द्वारा दिखाने का प्रयास किया है। साहित्य में ललित कलाओं के बारे में हम एक तरह से काव्य कला के माध्यम से ही देखते हुए दिखाई देते हैं। तो हम देखते हैं कि भारतीय कला में जो स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, चित्र कला है, या संगीत कला है, या काव्य कला है, इसका विशेष महत्व हमारे जीवन में है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो आपका प्राचीन काल से लेकर अगर हम रीति काल की बात करें तो कहीं ना कहीं इन सब स्थितियों का, इन सभी विशेषताओं का वहां पर उल्लेख उस समय में बहुत ही तीव्र गति से होते हुए दिखाई दिया है। व्याकरणिक विवेचन से यहाँ तात्पर्य है एक तरह से विशेषण से तात्पर्य है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, जिसमें गुण, दोष, संख्या, आकार आदि का पता चलता है। जैसे उदाहरण के रूप में वह लड़का बहुत लंबा है, वह लड़की बहुत काली है, वह लड़की बहुत सुंदर है, या कितने दर्जन केले लाने, या हम संख्या पर बात करें तो अनेक रूपों से हम विशेषण या वाक्य रचना के आधार पर इसकी महत्ता हम व्याकरण के रूप में करते हुए दिखाई देते हैं। तो आज इसका दूसरा भाग एक तरह से पूर्ण हो गया है। आपके अगर इससे संबंधित कुछ प्रश्न है तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं उसका तुरंत जवाब देने की भरसक कोशिश करूँ। धन्यवाद।